आज सुनिए हिंदी की प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी मृतृष्णा। महिला क्लब में कंचन वर्मा का जोशीला भाषण चल रहा था। सभी लड़कियां और औरतें अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए कंचन जी से टिप्स जानने को उत्सुक थीं। सचमुच कंचन जी की पर्सनैलिटी किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। भाषण देते हुए कंचन जी ने एक खास बात कह डाली। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए सिर से पांव तक हर बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर महंगे और सुंदर कपड़े तो पहने जाते हैं, पर कभी कभी पाँव की चप्पलें या सैंडल पोल खोल देते हैं। ज़रा सोचिए, लाल ड्रेस के साथ पुरानी घिसी हुई या गहरी नीली पीली चप्पलें कैसी लगेंगी। सबकी हंसी के साथ दीप्ति ने अपने पाँव पीछे खींच लिए। कंचन जी ने कितनी सही बात कही थी। अपने कपड़े खरीदने में दीप्ति कंजूसी नहीं करती, पर वो खुद एक चप्पल महीनों से घसीट रही है। 2-3 बार चप्पल की मोची से मरम्मत भी करा चुकी है। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया, आज ही वो 1-2 जोड़ी अच्छी सैंडल और चप्पल जरूर खरीदेगी। बीए में अच्छी पोजीशन के आने के कारण एमए प्रीवियस में पढ़ रही दीप्ति को स्कॉलरशिप मिल रही थी। मध्य वर्गीय परिवार की पहली बेटी को उसकी सुंदरता के कारण दीप्ति नाम दिया गया था। 3 बेटियों के विवाह की चिंता के कारण जूते या चप्पलों पर ज़्यादा खर्च करना माँ की नज़र में फिजूल खर्ची थी। वैसे दीप्ति को अपनी स्कॉलरशिप के पैसे खर्च करने की छूट थी। घर वापसी में दीप्ति वेल फिट शू शॉप पर उतर गई। काली टी शर्ट और जीन्स पहने एक सौम्य युवक ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कहिए मिस, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे लेटेस्ट स्टाइल की चप्पलें और सैंडल चाहिए। ओके, अभी हाजिर करता हूँ। मिनटों में युवक ने उसके सामने चप्पलों और सैंडलों के डिब्बे खोलकर सजा दिए। दीप्ति असमंजस में पड़ गई, कौन सी चप्पल या सैंडल चुने। नौजवान जैसे उसके मन का असमंजस भांप गया। मिस, आपके पाँवों में ये चप्पलें बहुत अच्छी लगेंगी, और ख़ास बात यह है कि ये चप्पल हर ड्रेस के साथ मैच करेगी। वैसे ये सैंडल भी अच्छे हैं, बताइए आपको दोनों में से क्या पसंद है? मुझे लाइट पिंक कलर के सैंडल चाहिए। गुलाबी रंग उसकी कमजोरी थी। ओह, आपकी पसंद तो स्पेशल है। सॉरी, अभी तो हमारे पास पिंक सैंडल अवेलेबल नहीं है, पर 2 दिनों में आपकी पसंद के सैंडल हाजिर कर दूंगा। क्या आप 2 दिन इंतज़ार कर सकती हैं? ठीक है, पर 2 दिन में आप कहाँ से मंगवाएंगे? फैक्ट्री में आज ही ऑर्डर कर दूंगा। आपकी अपनी फैक्ट्री है? बड़े भाई की फैक्ट्री अपनी ही समझता हूँ। इन चप्पलों और सैंडलों में से कोई और पसंद नहीं आया? युवक के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। ये सफ़ेद चप्पल अच्छी है, पर कुछ महंगी है, वरना। अचानक कुछ कहते कहते दीप्ति रुक गई। आपके लिए 10% की छूट दे सकता हूँ। अगर फिर भी ये महंगी लगे तो 15% की छूट दी जा सकती है। इसका मतलब अब तो ये चप्पल लेनी ही पड़ेगी। वैसे आप बड़े अच्छे सेल्समैन हैं। इस तरह से कस्टमर को छूट देते रहे तो भाई के घाटे के जिम्मेदार आप होंगे। कुछ शरारत से दीप्ति ने कहा। अगर कस्टमर आप जैसा हो तो घाटे की चिंता नहीं है। ज़रा चप्पल पहन कर देख लीजिए, साइज़ तो ठीक है। दीप्ति ने जैसे ही चप्पल पाँव में पहनी, युवक ने खुशी से कहा, देखा, ये चप्पल आप ही का इंतज़ार कर रही थी। परफेक्ट फिटिंग, और आपके पैरों में पड़कर तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। थैंक्स, आप बातें अच्छी बना लेते हैं। ये चप्पलें पैक कर दीजिए। वैसे क्या आप सब लड़कियों से ऐसी बात करते हैं? ये तो कस्टमर पर डिपेंड करता है, युवक मुस्कुरा रहा था। इट्स ओके। दीप्ति ने पर्स से पैसे निकाले, तभी एक लड़का दुकान में आ गया। भाई जी, अब आप जाकर आराम करें, मैं आ गया। लाइए ये चप्पलें पैक कर दूं, लड़के ने कहा। तूने लंच तो ठीक से कर लिया या जल्दबाजी में आधा पेट खाकर ही आ गया? प्यार से युवक ने पूछा। आपके रहते कोई आधा पेट कैसे रह सकता है? आपकी मेहरबानी बनी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लड़के के चेहरे पर कृतज्ञता और खुशी झलक रही थी। इसका मतलब आप सेल्समैन नहीं, दुकान के मालिक हैं। पर आप तो सेल्समैन जैसा काम कर रहे थे, दीप्ति ने ताज्जुब से कहा। आप गलत समझ रही हैं। यहाँ ना कोई मालिक है ना नौकर, हम सब एक साथ हैं। यही तो भाई जी का बड़प्पन है, हम नाचीज़ों को इतना प्यार और सम्मान देते हैं, लड़के ने आदर से कहा। 2 दिनों बाद दीप्ति फिर अपने पिंक सैंडलों के लिए वेल फिट शू शॉप पहुंची थी। ड्यूटी पर उस दिन वाला लड़का था। पहले दिन वाले युवक को दुकान में न देखकर दीप्ति को हल्की सी निराशा हुई। दीप्ति को देखते लड़के ने 3-4 डिब्बों में से गुलाबी सैंडल निकाल कर सामने रख दिए। भाई जी ने खास ऑर्डर से आपके लिए सैंडल मंगवाए हैं, आपको कौन से पसंद हैं? तुम्हारे भाई जी कहाँ हैं?
क्लास करने गए हैं, 5 बजे तक आ जाएंगे। क्लास? कौन सा क्लास करते हैं? वो तो हम नहीं जानते, पर वो रोज़ क्लास करने जाते हैं। ठीक है, मैं कल 5 बजे के बाद आऊँगी। क्यों, क्या सैंडल पसंद नहीं आए मैडम? ऐसी बात नहीं है, उनसे कुछ बात करनी है। लड़के को और बात करने का मौका न दे दीप्ति दुकान से बाहर चली गई। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में डिबेट थी। डिबेट में दीप्ति भी भाग ले रही थी। डिबेट का विषय प्रेम विवाह ही सफल होते हैं सबकी रुचि का था। विषय के विपक्ष में प्रतिभागियों की जीत कठिन लग रही थी। दीप्ति को सिद्ध करना था सिर्फ प्रेम विवाह ही सफल हो सकते हैं। डिबेट शुरू हो गई। लड़के और लड़कियों में भारी उत्तेजना थी। दीप्ति ने अपने जोरदार तर्कों से प्रेम विवाह के पक्ष में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट ने उसकी विजय निश्चित सी कर दी। कुछ एक प्रतिभागियों के बाद विरोधी पक्ष की ओर से संजीव कुमार का नाम पुकारा गया। उसके स्टेज पर आने के पहले ही तालियां गूंज उठीं। पास बैठी लड़कियों ने धीमे से कहा, अरे ये तो एमए हिस्ट्री का टॉपर है, पूरी आर्ट फैकल्टी में टॉप किया था, आजकल हिस्ट्री में रिसर्च कर रहा है। संजीव पर नज़र पड़ते दीप्ति चौंक पड़ी। वेलफिट शू शॉप का सेल्समैन संजीव के रूप में स्टेज पर खड़ा था। संजीव की दलीलों ने प्रेम विवाह की धज्जियां उड़ा दी। संजीव के तर्कों की वजह से उसकी टीम विजयी घोषित की गई। डिबेट के अंत में जलपान का आयोजन था। संजीव को बधाई देती दीप्ति पूछ बैठी, सोच रही हूँ आपका कौन सा रूप सत्य है, वेलफिट का सेल्समैन का या यूनिवर्सिटी के टॉपर का? आप जिसे पसंद करें, कुछ शैतानी से संजीव ने कहा। तो आप प्रेम विवाह के विरुद्ध हैं? संजीव की बात को नकार कर दीप्ति ने सवाल किया। देखिए, डिबेट में जीत पाने के लिए झूठ को भी सच बनाकर अपनी बात सिद्ध करनी पड़ती है, पर आप तो प्रेम विवाह में यकीन रखती हैं ना? 2 उत्सुक आंखें दीप्ति के चेहरे पर गड़ गईं। अभी आपने खुद ही कहा डिबेट में झूठ और सच कोई अर्थ नहीं रखता। मैं भी आपसे सहमत हूँ। वैसे मैं आपकी बात मानता हूँ, प्रेम विवाह ही असली विवाह होता है। आपने झूठ नहीं कहा था, साहस से संजीव ने कहा। घर पहुंची दीप्ति का मन उमगा उमगा पड़ रहा था। अपनी हार के लिए कतई दुख नहीं था। दूसरी शाम वो वेलफिट पहुंची थी। संजीव एक कुर्सी पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। दीप्ति को आया देख किताब रख दीप्ति के पास आ गया। आपके पिंक सैंडल तो कल ही आ गए थे, कैलाश बता रहा था, शायद आपको पसंद नहीं आए। नहीं, आप नहीं थे इसलिए। अचानक दीप्ति कुछ कहते कहते रुक गई। इसका मतलब आपको मेरी तलाश थी, पर क्यों दीप्ति जी? सैंडल पर कंसेशन तो आप ही दे सकते हैं ना? ओह, यानी मेरी ज़रूरत बस अपने फ़ायदे के लिए थी? संजीव शरारत से मुस्कुराया। फ़ायदा देखने में क्या गलती है संजीव जी? ठीक कहती हैं, ज़्यादातर लोग अपना फ़ायदा ही देखते हैं। और आप अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखते? दीप्ति ने सवाल किया। सच यही है, अपना फ़ायदा कभी नहीं चाहा। हाँ तो बताइए, इन सैंडलों में से आपको कौन सा पसंद है? संजीव के इशारे पर कैलाश ने सैंडल सामने रख दिए। दीप्ति को एक सैंडल पसंद आ गया। कीमत पूछने पर संजीव ने कहा, पहले ट्राई कीजिए, दाम तो तय हो ही सकते हैं, पर चीज़ आपको पसंद आनी चाहिए। सैंडल दीप्ति के पैरों में एकदम फिट आए। वाह, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी। कैलाश, सैंडल पैक कर दो। थैंक्स, पहले कीमत तो बताइए। कीमत के लिए परेशान ना हो, ये सैंडल हमारी ओर से आपको गिफ्ट दिए गए हैं। ओह नो, मैं आपसे गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? बस कीमत में 10-15% की छूट दे दीजिए। असल में आपकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इन सैंडलों को लेडीज़ ने बहुत पसंद किया है। इनकी बहुत डिमांड है, पर अभी तक किसी को नहीं दिए गए क्योंकि आपकी पसंद को प्रेफरेंस देनी थी। अब आपने अपने लिए सैंडल पसंद कर लिए, बाकी तो मिनटों में बिक जाएंगे। पर मेरा मतलब है, लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है। दीप्ति हड़बड़ा सी गई। पर और लेकिन छोड़िए, ये आपकी चीज़ है। कैलाश, सैंडल पैक करने से पहले 2 कप कॉफ़ी ले आओ। कॉफ़ी क्यों? क्या ये भी फ़ायदे का हिस्सा है? दीप्ति अपने परिहास पर मुस्कुरा रही थी। आपके साथ कॉफ़ी पीने से मेरा ज़रूर फ़ायदा है। सुबह से कॉफ़ी की तलब उठ रही थी, अकेले कॉफ़ी पीने में मज़ा ही नहीं आता। उम्मीद है इस बंदे का साथ देंगी। यकीन दिलाता हूँ मेरे साथ कॉफ़ी का मज़ा बढ़ जाएगा। हंसते हुए संजीव ने कहा। अपने पर आपको इतना यकीन है तो हम भी आजमा लेते हैं, कुछ शौकी से दीप्ति ने कहा। पहला घूंट लेती दीप्ति ने मुंह बनाया। जरा भी मज़ा नहीं आया। ओह, तो रहने दीजिए, एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। अरे नहीं, कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मैं तो मजाक कर रही थी। एक बात बताइए, क्या आप अपने सभी कस्टमर्स को ऐसे एंटरटेन करते हैं?
ये बात तो किसी खास कस्टमर पर डिपेंड करती है। वैसे मैं आपको कस्टमर नहीं मित्र मानता हूँ। आखिर हम दोनों एक ही विश्वविद्यालय के साथी हैं। हाँ, कल वेंकट हॉल पहुँच रही हैं ना? वेंकट हॉल में क्या है? आपको पता नहीं, कल आतंकवाद और विश्व शांति विषय पर अंतर विश्वविद्यालय भाषण प्रतियोगिता है। ओह, तब तो आप ज़रूर भाग ले रहे होंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहना तो मानना ही होता है। उनका आदेश है कि मैं प्रतियोगिता में भाषण दूं। आप आएंगी तो मुझे खुशी और उत्साह दोनों मिलेगा। कोशिश करूंगी, पर ना पहुंच सकूं तो माफ़ कीजिएगा। नहीं, ये माफ़ी आसान नहीं होगी। क्या खूब कड़ी सज़ा देंगे? हंसती दीप्ति का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। आपको सज़ा देना किससे संभव होगा दीप्ति? ये मेरा अनुरोध है, प्लीज़। ठीक है, ज़रूर पहुंचूंगी। आपको सुनना अच्छा लगेगा। सच कह रही हैं? संजीव की मुग्ध आंखों ने दीप्ति का चेहरा लाल कर दिया। दीप्ति के पैरों में नए सैंडल देख उसकी सहेली गीता ने परिहास किया। वाह, इतने कीमती और सुंदर सैंडल! लगता है कंचन वर्मा का भाषण रंग लाया है। लगता है काफ़ी पैसे खर्च कर डाले। नहीं, ये तो किसी की मेरे लिए गिफ्ट है, कुछ शर्माती सी दीप्ति ने कहा। वाह जी, ऐसा कौन चाहने वाला है? हमें भी तो पता लगे। गीता की बात में व्यंग था। धत, ये तो मैंने सैंडल की डिज़ाइन दी थी, उसके लिए ये मेरे शेयर की गिफ्ट है। मेरा कहा मान, ये गिफ्ट वगैरह से दूर ही रहे। अक्सर लड़कियों पर इसी तरह से डोरे डाले जाते हैं। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मैं बच्ची नहीं हूँ। चल वेंकट हॉल चलते हैं, आज जोरदार भाषण प्रतियोगिता है। नहीं, तू ही जा, मुझे भाषणबाजी में कतई रुचि नहीं है। अंततः दीप्ति को अकेले वेंकट हॉल जाना पड़ा। खचाखच भरे हॉल में दीप्ति की निगाहें संजीव को ढूंढ रही थीं। तभी हॉल में प्रविष्ट हो रहे संजीव पर दीप्ति की दृष्टि पड़ी। संजीव भी जैसे उसे ही खोज रहा था। नज़रें मिलते ही दीप्ति ने हाथ हिलाए और अपनी उपस्थिति जता दी। संजीव ने उत्तर मुस्कान से दिया। कई प्रतिभागियों के बाद संजीव का नंबर आया। सधी आवाज़ में सारगर्भित तरीके से संजीव ने कहा, विश्व शांति केवल आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने पर ही संभव है। हमें अपने नौजवान दोस्तों को गुमराही से बचाना है। जन्म से कोई आतंकवादी नहीं होता। परिस्थितियाँ और गलत साथ उन्हें आतंकवाद की खाई में ढकेल देता है। उन्हें किसी भी हालत में इस खाई में गिरने से बचाना है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट ने स्पष्ट कर दिया संजीव के भाषण ने सबको कितना प्रभावित किया है। परिणाम प्रत्याशित थे। संजीव को प्रथम पुरस्कार दिया गया। बधाई देती दीप्ति ने ट्रीट की फरमाइश कर डाली। रेस्टोरेंट में दीप्ति के सामने बैठे संजीव ने पूछा, कहिए मोहतरमा, आपकी खिदमत में बंदा क्या पेश करे? चांद के साथ आकाश के तारे, बस। शैतानी से दीप्ति ने जवाब दिया। चांद तारे ही क्यों, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ये मेरा वादा है। संजीव ने मुस्कुरा कर वादा किया। हंसी खुशी की वो शाम बिताकर घर लौटी दीप्ति पर माँ बरस पड़ी। सुना है तू किसी जूते वाले के साथ घूमती फिरती है, शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों से दोस्ती कर खानदान का नाम बदनाम कर रही है। उसके भाई की शू फैक्ट्री है माँ, वो खुद भी एमए का टॉपर है, सब उसकी इज्जत करते हैं। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। खबरदार जो उसके साथ मिलजोल बढ़ाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ की चेतावनी के बावजूद दीप्ति ने संजय से मिलना बंद नहीं किया। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। अचानक एक दिन संजीव कह बैठा, मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी दीप्ति? अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। क्या कह रहे हो संजीव? मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। दीप्ति आगे बोल नहीं सकी। पढ़ाई तो मेरे साथ भी पूरी कर सकती हो दीप्ति। अब तो मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप भी मिल गई है। कल ही नियुक्ति पत्र मिला है। बोलो, मेरा हमेशा साथ दोगी? संजीव ने दीप्ति के सामने हथेली खोल दी। दीप्ति के मौन ने संजीव को बेचैन कर दिया। मैं तुम्हें सच्चे मन से चाहता हूँ, तुम्हें अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझसे विवाह कर लो। असमंजस में पड़ी दीप्ति ने संजीव की फैली हथेली में अपना हाथ दे दिया। थैंक्स दीप्ति, तुम मेरी ज़िंदगी हो। अब मेरी ज़िंदगी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वादा करो दीप्ति, हम हमेशा साथ रहेंगे। वादा करती हूँ संजीव। घर पहुँची दीप्ति को माँ ने प्यार से चिपटा लिया। तेरी तो किस्मत खुल गई बेटी। क्यों, ऐसा क्या हो गया माँ? अरे सुनेगी तो खुशी से उछल पड़ेगी। तेरी चंद्रा आंटी का इंजीनियर देवर अमेरिका से आया है। विनीत को तू पसंद आ गई है। 2 दिन में सगाई और शादी, फिर तू हमें छोड़कर अमेरिका चली जाएगी। यह नहीं हो सकता माँ, मैं किसी और से वादा कर चुकी हूँ। किससे? उसी जूता बेचने वाले से?
माँ वो प्रोफेसर है, तुम्हें उसका अपमान करने का हक नहीं है। दीप्ति की आवाज़ में तेजी थी। अपमान क्यों? यही तो उसकी सच्चाई है। कल तेरी सहेली गीता को भी उसने चप्पलें बेची हैं। तुझे तो उसने मुफ्त का सैंडल देकर भरमाया है। आज तो उसकी दीवानी बनी बैठी है, पर बाद में किस्मत को रोएगी। कहाँ अमेरिका का इंजीनियर, कहाँ वो मामूली इंसान। माँ की तेज आवाज़ सुनकर पापा भी आ गए। दीप्ति के सिर पर प्यार से हाथ धरकर समझाया, तेरी माँ ठीक कह रही है बेटी। विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है। शादी के समय भावुकता की जगह व्यावहारिक होना उचित है। विनीत के साथ तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अच्छी नौकरी, कार, घर, सब कुछ तो है उसके पास। एक बार तू विनीत से मिल ले, फिर तेरे फैसले पर हम दबाव नहीं डालेंगे। माँ बाप की जिद पर दीप्ति विनीत से मिलने को तैयार हो गई। अंततः फैसला तो उसे ही लेना था। विनीत से उसका विवाह जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता। विनीत के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने दीप्ति पर गहरा असर डाल दिया। उसकी बातचीत का अंदाज अनोखा था। अमेरिका के मनमोहक सपनों के जाल में बंधी दीप्ति को विनीत ने आश्वासन दिया था, आप अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी कर सकती हैं। वहाँ आप जैसी लड़कियों की बहुत कद्र होती है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने की कल्पना ने दीप्ति को रोमांचित कर दिया। फिल्मों में देखे अमेरिका के मनोहारी दृश्य साकार होते लग रहे थे। पर संजीव से किया वादा? रात भर दुविधा में पड़ी करवटें बदलती दीप्ति सुबह होते होते फैसला ले चुकी थी। पापा ठीक कहते हैं, विवाह के समय प्रैक्टिकल होने में ही अक्लमंदी है। विनीत को हाँ कहने में ही सबकी खुशी है। पलक झपकते 4 दिन बीत गए। शॉपिंग, शादी की रस्मों के बीच संजीव से मिलना संभव नहीं था। हाँ, फ़ोन पर बड़ी मासूमियत से अपने लड़की होने की मजबूरी की बात कहकर संजीव से माफ़ी ज़रूर मांग ली। स्तब्ध संजीव को और बात करने का मौका भी नहीं दे पाई। एयरपोर्ट पर एक भारी बुके के साथ संजीव को आया देख दीप्ति अपराध बोध से दबसी गई। बधाई, भावी जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुस्कान में संजीव का दर्द छिपा था। सिक्योरिटी चेक के लिए जाती दीप्ति ने मुड़कर देखा तो संजीव ने हल्के से हाथ उठाकर उसे विदा दी थी। प्लेन में बैठी दीप्ति की आंखों के सामने संजीव का उदास चेहरा कौंध गया, पर विनीत की मीठी बातों के साथ अमेरिका पहुंचने की उमंग जागने लगी। टैक्सी से चारों ओर फैली हरियाली और ऊंची ऊंची इमारतों को विस्मय से निहारती दीप्ति मुग्ध थी। टैक्सी एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने रुकी थी। दरवाज़ा खोल विनीत ने कहा, अपने घर में तुम्हारा स्वागत है दीप्ति। चारों ओर निगाह दौड़ाती दीप्ति चौंक गई। एक बड़ा सा हॉलनुमा कमरा, किचन के लिए छोटी सी जगह, एक पुराना सोफ़ा और मेज़ के साथ 4 कुर्सियाँ जिस पर बैठकर खाना खाया जा सकता था। क्या विनीत ने इसी कमरे को बंगला कहा था? कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। विनीत इंजीनियर नहीं, एक मामूली मैकेनिक था। दीप्ति विफर पड़ी। तुमने झूठ क्यों कहा? धोखा किया है मेरे साथ। माफ़ करना दीप्ति। तुम मन को इस कदर भा गई कि झूठ बोलकर ही तुम्हें पाना चाहा। वैसे इतना कमा लेता हूँ कि हम दोनों का काम अच्छी तरह चल जाए। नहीं, तुम्हारे झूठ के साथ मैं नहीं रह सकती। मुझे वापस जाना है। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। वापस जाकर अपने माँ बाप के दुख का कारण ही बनोगी दीप्ति। अभी उन्हें 2 और बेटियां ब्याहनी हैं। तुम्हारी वापसी का गलत अर्थ लगाया जाएगा। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा दीप्ति। विनीत की बात में सच्चाई थी। माँ बाप को दोष देने से क्या फ़ायदा? उनकी बड़ी बेटी अमेरिका में सुख से है, उनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी। दीप्ति के अमेरिका के सपने टूट गए। पढ़ाई पूरी करने का सवाल ही नहीं उठता था। विनीत ने नरमी से समझाया था, अमेरिका में पढ़ाई बहुत महंगी है। मैं चाह कर भी तुम्हें कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। तुम अगर कहीं काम कर लो तो शायद कुछ हो सके। तुम अपने पैसे जमा कर सकती हो। वेरी सॉरी, मैंने झूठा वायदा किया था। दीप्ति बेचैन रहती। वैसे विनीत के व्यवहार से उसे शिकायत नहीं थी, पर उसका झूठ का चोटता रहता। अमेरिका के नशे में उसने संजीव का प्यार ठुकरा दिया और बदले में एक इंजीनियर की जगह मैकेनिक मिला। अब तो उसे इसी जीवन से एडजस्ट करना था। पास के एक स्टोर में सेल्स गर्ल की तरह काम शुरू करते हुए आंखें भर आईं, पर शायद कुछ पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। काम से वापस आई दीप्ति ने चाय का कप थामा ही था कि फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ी। उधर से एक परिचित आवाज़ आई, पहचानो तो जाने। गीता, तू क्या इंडिया से फ़ोन कर रही है? इंडिया से नहीं, यहीं भारतीय दूतावास से फ़ोन कर रही हूँ। गीता की चहकती आवाज़ में खुशी थी। अरे वाह, तू भी अमेरिका में है, बहुत अच्छा लग रहा है।
जी हाँ, मैं भी तेरी तरह शादी करके अपने पति देव के साथ अमेरिका आई हूँ। गीता, तू यहाँ किस शहर में है? इंडियन एम्बेसी तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ही है, इतना तो पता है ना? गीता हंस रही थी। ओह, तो तेरे पति इंडियन एम्बेसी में हैं? उनका नाम तो बता। सिर्फ नाम ही क्यों, तू तो उनसे खूब अच्छी तरह से परिचित है। किसकी बात कर रही है गीता? दीप्ति ताज्जुब में थी। संजीव की याद है या उसे भूल गई? संजीव अमेरिका में है? दीप्ति के स्वर में गहरा विस्मय था। जी हाँ, आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा परीक्षा में संजीव को दूसरा स्थान मिला। पहली पोस्टिंग अमेरिका में हुई है। दीप्ति के मौन पर गीता ने फिर कहा, तेरी शादी ने संजीव को तोड़ दिया था। उस वक्त मैंने उसे सहारा दिया, जिंदगी से हार न मानने की जगह उसे फिर से जीने की राह दिखाई। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। तूने दोस्त होकर मुझे धोखा दिया है गीता। तूने ही माँ को बताया था संजीव लड़कियों को जूते चप्पल पहनाता है। तू नहीं चाहती थी कि संजीव से मेरी शादी हो। दीप्ति की आवाज़ में व्यंग और क्रोध था। माँ से मैंने क्या झूठ कहा था? पुरानी बातें दोहराने से क्या फ़ायदा? गीता ने शांति से कहा। झूठ सच की छोड़, अब समझ में आ रहा है शुरू से ही तेरा मकसद क्या था। मैं धोखे में रही। दीप्ति ने तेजी से कहा। क्या कहा? धोखा मैंने दिया? नहीं दीप्ति, धोखा तो तूने संजीव को दिया। उसके साथ शादी का वादा किया, पर जैसे ही अमेरिका जाने का चांस मिला, एक पल में तूने फैसला बदल लिया। सच कह, विनीत के साथ शादी का फैसला तूने ही लिया था ना? अगर संजीव से सच्चा प्यार किया था तो अपने वादे पर अडिग रहती। क्यों दीप्ति, यही सच है ना? सच नहीं, तू जले पर नमक छिड़क रही है। संजीव को पाकर मुझे नीचा दिखा रही है। माँ बाप की मर्जी मानना मेरी मजबूरी थी। चल यही सही, आखिर अपनी गलती के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही था। काश तूने संजीव के प्यार की कदर की होती। ठीक है, जो मैंने खोया तूने वो पा लिया, यही सुनाने के लिए फ़ोन किया था? नहीं, तुझे फ़ोन करने के पीछे एक खास मकसद है। मकसद? अब और क्या बाकी है गीता? तुझसे एक बात कहनी है। कभी भूल कर भी मुझे फ़ोन मत करना। याद रख, जो बीत गई सो बात गई। अब पुराना परिचय याद करने या कराने से कोई फ़ायदा नहीं। जो घाव भर रहे हों उन्हें कुरेदने की कोशिश मत करना दीप्ति। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश रहें, इसी में हमारी भलाई है। वैसे भी विनीत तेरी ही पसंद है। उम्मीद है तू मेरी बात समझेगी। बात खत्म होते ही फ़ोन कट गया। स्तब्ध दीप्ति शून्य में ताकती रह गई। अमेरिका के सपने तो मृग तृष्णा ही सिद्ध हुए। झूठे सपनों के नाम पर संजीव का सच्चा प्यार खुद उसने ही तो ठुकराया था। हे भगवान, वो एक ऐसा फैसला ले बैठी। हथेलियों में चेहरा ढांप दीप्ति पलंग पर ढह गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी मृग तृष्णा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।